right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से यहाँ पर लेके आया हूँ उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ पटवारी की यह सीरीज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी के जो अपवाद तंत्र है और ताल है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो ताल और जो यहाँ पर अपवाद तंत्र है नदियों का, तो कौन उसके बारे में जो एमसीक्यू हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो पार्ट में होगी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, दो पार्ट में बनाऊँगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके आएगी। इससे पहले ज्योग्राफी की वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ उत्तराखंड की, ज़रूर देखिएगा उसको। उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफी है, बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका पटवारी वीडियो, जो भी आपका बंदी रक्षक है, कोई भी ऐसे एग्जाम है जिसमें जीएस पूछी जाती है उत्तराखंड की, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए। तो इसलिए बेल आइकन को एक्टिवेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है उत्तराखंड की कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, वी आकार की घाटी की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अलकनंदा नदी। वी आकार की घाटी क्या होती है, ये दो होती है, एक वी आकार की घाटी होती है, यू आकार की घाटी होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। वी आकार की घाटी नदी द्वारा बनती है, यू आकार की घाटी हिमानी ग्लेशियर्स द्वारा बनती है। वी आकार की जो घाटी होती है, इसमें क्या होता है, नदी कभी ऐसे बह रही है, यानी कि इधर को बह रही है नदी, तो ये क्या करती है, इसको काटते रहती है और नदी काट काट के बहुत गहरी एक खाई बना देती है। यानी कि नदी अब इस एरिया में बह रही होगी और सीधे आपके ठीक सामने की तरफ को यहाँ से बहेगी। तो ऐसे कंडीशन में इसको और काटेगी तो वी आकार की घाटी बनाती है। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में ऐसा नदी बहुत नीचे गहरी संकरी खाई में बहती है। तो अलकनंदा नदी जो है, इसका जो इसका परिवहन पथ है, इसका जो ये चलती है, अपवाह तंत्र है इसका, तो ये बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई बना के चलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है गंगा नदी केदारनाथ चोटी से उत्तर में कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये पूछ रहा है कि जो गोमुख स्थान है, ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान नामक स्थान से निकलती है, वह उसकी ऊंचाई कितनी है लगभग। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6600 किलोमीटर। ठीक है, कितना है इसका, 6600 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। देखो, गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, और सबसे बड़ा हिमनद होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हिम पड़ा हुआ है। तो जहाँ से इसके ठीक एक छोर से, दक्षिणी छोर से गोमुख नामक स्थान से क्या निकलती है, यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम होता है, भागीरथी निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखो, यहाँ पर जो दिया तो है, काली नदी जो है लिपुलेख से निकलती है, लिपुलेख के पास काला पानी धार से निकलती है। ठीक है, काला पानी से निकलती है। कोसी कौसानी से ही निकलती है, ये भी सही है। सरयू सरमूल से निकलती है, ये भी सही है। और मंदाकिनी नदी जो है वो निकलती है आपका केदारनाथ से। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी का जो है केदारनाथ से निकलती है, रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो इस हिसाब से सभी इसके सही हैं, यहाँ पर गलत कोई नहीं है। अगर आप काला पानी, हम लिपुलेख को, हम काली नदी को लिपुलेख के पास नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर लिपुलेख के पास अगर हम बात करें तो ये काला पानी गाढ़ या काली गंगा कहा जाता है स्थानीय भाषा में काली नदी को, तो वहीं से निकलती है, इसका जो उद्गम है। ठीक है, लिपुलेख बॉर्डर के पास ही है काला पानी व्यास आश्रम, वहाँ से निकलती है। अब इस हिसाब से तो सब के सब इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सब गलत छपा हुआ है, सारे के सारे इसमें सही हैं। ठीक है, अगला है, देखो, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है। तो केदारनाथ से मध्य जो बहती है वो मंदाकिनी है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला आंसर ये वाला है, तो केदारनाथ मंदाकिनी, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी बहती है। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 2013 में, वो मंदाकिनी नदी में ही आई थी। ठीक है, तो ये सब मंदाकिनी नदी जो है आपका रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का क्या होता है, संगम भी होता है। अगला है, राज्य में सबसे कम लंबाई वाली जो नदी है वो कौन सी है। देखो, 56 किलोमीटर मात्र बहती है। तो 56 किलोमीटर जो यहाँ पर बहती है वो है आपकी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है आपका, ये आपका नंदा घुघुंटी से निकलती है और नंदप्रयाग में अलकनंदा में समाहित हो जाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, बाकी ऑप्शन की, देखो धौली गंगा है। अब धौली गंगा जो है यहाँ पर, ठीक है, तो धौली गंगा भी जो है ये
अलकनंदा की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भिलंगना की। तो भिलंगना जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है। ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, पुरानी टिहरी में मिल जाती है, जो डूब चुका है, 110 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गौला नदी की, तो गौला नदी जो है ये भी आपकी क्या पहाड़ पानी से निकलती है, ठीक है। और ये उसके बाद क्या कहते हैं राज्य से बाहर निकल जाती है। गौला नदी पहाड़ पानी से किच्छा तक राज्य से बाहर निकल जाती है, लगभग 102 किलोमीटर ही चलती है, ठीक है। नंदाकिनी है मात्र आपका कितना है 56 किलोमीटर नंदाकिनी हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो धौली गंगा यहाँ पर दिया गया है। धौली गंगा दो हैं, एक धौली गंगा पूर्व है, एक धौली गंगा पश्चिम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि धौली गंगा पूर्व जो है वो आपका पूर्वी धौली गंगा जो है, ये पूर्वी धौली गंगा आपकी काली की सहायक नदी है, ठीक है। पूरी धौली गंगा जो है वो है आपकी किसकी सहायक नदी, काली की सहायक नदी। और जो पश्चिमी धौली गंगा है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने खाली धौली गंगा दिया हुआ है, तो धौली गंगा दो नदियां यहाँ पर हैं, ठीक है। तो धौली गंगा जो है आपकी जो विष्णु गंगा या धौली गंगा जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम बात करें गढ़वाल वाली धौली गंगा की, जो आपकी धौली गंगा है जो देववन से निकलते, देवन पर वहाँ से, और विष्णुप्रयाग में 94 किलोमीटर चलने के बाद ये भी आपका किस में मिल जाती है, 94 किलोमीटर चलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो धौली गंगा जो है आपकी इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको बता दिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, यह कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही बात है। 40 मीटर इसकी गहराई है, सबसे गहरी झील मानी जाती है कुमाऊं की, बिल्कुल सही है। पक्षियों के निवास के लिए यह उत्तम झील नहीं है, बिल्कुल गलत। सबसे ज़्यादा पक्षी आपको प्रवासी यहीं पर ही देखने को मिलेंगे, नौकुचिया ताल में। इस झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 936 और 680 मीटर है, ठीक है। 936 और आपका ये हम बताते हैं आपको। तो नौकुचिया ताल जो है इसकी जो है आपका, ठीक है, 950 है, 680 मीटर चौड़ाई है, 950 है, कहीं पर 936 दिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूट ए सही हो जाएगा, इसका कूट बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी थर्ड, तो 1 और 3 अदर फर्स्ट वाला इसका सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। तो नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और इस झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतनी है, तो ये लगभग इतनी है, बिल्कुल सही दिया हुआ है इन्होंने। सेकेंड वाला कह रहे हैं पक्षियों के निवास के लिए उत्तम नहीं है, तो ये गलत है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो गर्म जल स्रोत हैं यमुनोत्री में है, ठीक है। इसके बाद बद्रीनाथ में भी है, यमुनोत्री में भी, गौरीकुंड में भी, गंगोत्री में भी गंगानी आपका मिल जाएगा। वैसे गंगोत्री के पास, बिल्कुल गंगोत्री में कहें तो नहीं है, तो लेकिन गंगोत्री के पास गंगनानी या गंगानी करके गर्म पानी का स्रोत यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देवरिया ताल किस जिले में स्थित है। तो देवरिया ताल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देवरिया ताल जो स्थित है वो स्थित है आपका, ठीक है। तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के ऊपर है। कहाँ है, रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के ऊपर देवरिया ताल स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रुपिन सुपिन हिमनद से निकलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इन लोगों ने बड़ा टिपिकल बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। कौन सी नदी रुपिन और सुपिन नदी। अब ये रुपिन और सुपिन हिमनद से नहीं निकलती है, रुपिन और सुपिन अलग अलग नदियाँ हैं और दोनों एक जगह मिलकर टॉन्स बनाती हैं, ये आपको पता होगा। तो रुपिन और सुपिन नदियाँ जो हैं वो अलग अलग जगह से निकलती हैं और ये यमुना की सहायक नदी हैं टॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वारा क्षेत्र से सुपिन नदी निकलती है, ठीक है। सुपिन नदी जो आती है, सुपिन नदी जो होती है वो तो निकलती है बंदरपुज पर्वत से, उत्तरकाशी से निकलती है कौन सी, सुपिन नदी। और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वारा क्षेत्र से निकलती है आपकी रुपिन नदी। तो रुपिन और सुपिन मिलकर क्या बनाते हैं, टॉन्स नदी बनाते हैं। तो इसने कहते हैं कि रुपिन हिमनद और सुपिन हिमनद इसको नाम देते हैं। टॉन्स नदी जो है आपका दोनों ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका रुपिन नदी जो होती है कुछ दूरी तक ये आपस में मिल जाते हैं दोनों, ठीक है। तो उसके बाद टॉन्स नदी कहलाती है। तो टॉन्स नदी जो है आपका उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाती है और 139 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाकपत्थर के बीच में यमुना से मिल जाती है, ठीक है। टॉन्स का ही एक नाम तमसा है, आगे हम इसके और डिस्कस करेंगे। सुसुआ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सुसुआ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुसुआ नदी जो है आपकी वो सौंग की सहायक नदी है, ठीक है। सौंग और सुसुआ दोनों किसकी हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सौंग नदी, सुसुआ और दोनों की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। अब है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पहली बात है तो उसको आप लाइक और शेयर जरूर करना, एक लाइक जरूर करते हुए चलिए
कोई प्रश्न में डाउट है तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है नदी और उसके पास रहने वाले नगरों की बात। तो भागीरथी अब तो सुमेलित नहीं है, पहला वाला ही आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भागीरथी के किनारे पिथौरागढ़ कभी भी नहीं हो सकता है। यमुना टॉन से काल से ठीक है, अलकनंदा गोपेश्वर ठीक है, काली टनकपुर सही है। यहाँ पर जो है आपका भागीरथी के किनारे नहीं है पिथौरागढ़, जबकि काली नदी के किनारे है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ सोरघाटी। अगला है आपका चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे अलकनंदा नदी निकलती है तथा उसके समीप सूर्य व चंद्र नामक 2 कुंड हैं। अब अलकनंदा नदी निकलती है कह दिया इसने तो बहुत आसान कर दिया आपका, वो है सतोपंथ ताल। सतोपंथ झील जो है ये आपका चमोली में 3 कोणों वाला ताल है। इसके 3 कोण है जिसमें तीनों कोणों में 3 देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या करी थी, तपस्या की थी। और यह आपका कहाँ है, सतोपंथ ताल बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये पड़ता है और ये आपका चमोली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य कुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल स्थित हैं। कहाँ पर हैं, सतोपंथ झील के पास सूर्य कुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल आपके स्थित हैं। यहीं से आपका भागीरथी खड़क हिमानी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, सहस्त्रताल टिहरी में है, ठीक है। तो सहस्त्रताल कहाँ है, टिहरी में है, ठीक है। तो सहस्त्रताल टिहरी में, मंसूर ताल भी टिहरी में है और सुरवदी ताल जो है आपका गांधी सरोवर जिसको हम बोलते हैं, वो चौड़ाबाड़ी झील इसको बोलते हैं, ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना, ताल और उनकी स्थिति बतानी है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रोणताल की। सबसे पहले द्रोणताल जो है स्थिति गलत हो गया है। द्रोणताल जो है यूएस नगर में है आपका, जहाँ पर द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी अपने शिष्यों के साथ। उन्होंने यहाँ पर उनको शिष्यों को क्या दिया था, वो यहाँ पर उनका आश्रम था, अपने शिष्यों को वो यहाँ पर शिक्षा देते थे। तो द्रोणताल जो हम बात करेंगे वो कहाँ है आपकी ये है आपका उधम सिंह नगर में, बहुत फेमस ताल है, ठीक है। तो द्रोणताल उधम सिंह नगर में हो गया है। चलिए काशीपुर के पास स्थित है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, 5 सुरंगें से बनी है। ये आपका तड़ाक ताल जो आपको देखने को मिलेगा ये चकोटिया में देखने को मिलेगा। श्यामा ताल जो है ये चंपावत में, बिल्कुल सही है, श्यामा ताल चंपावत में है। और इस श्यामा ताल के किनारे आपका जो विवेकानंदा आश्रम स्थित है, झूला मेला यहीं पर लगता है। सूखा ताल, नागताल, स्वामी ताल भी आपके चंपावत में स्थित है। और जो ये आपका श्याम रंग के जल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको श्यामा ताल कहते हैं, चंपावत में स्थित है। सफ़ेद कमल पुष्प भी यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। बात है गिरिताल की, ये भी उधम सिंह नगर है, काशीपुर में, बिल्कुल सही है। द्रोणताल जो है वो आपका उधम सिंह नगर में है। पहला वाला इसका आंसर सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर पहला ही सही होगा। अगला है आपका 25वां, ये है आपका कथन 1 और कथन 2 में आपको बताना है कथन और कारण, और आपको बताना है क्या सही होगा। पहला है नचिकेता उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। नचिकेता ताल बिल्कुल सही इसका आंसर है। दूसरा है गिरिताल के समीप चामुंडा, संतोषी माता तथा मनसा देवी के भव्य मंदिर, ये भी सही है। देखो दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है वो आर की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर हैं। अगर हम बात करें कथन की तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल नहीं करते हैं। गिरिताल उधम सिंह नगर में है और जबकि नचिकेता ताल उत्तरकाशी में, तो कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक दूसरा है, तो इसका अलकनंदा। पहला जो है काली का है, दूसरा आपका अलकनंदा का सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्र पड़ता है। अगला है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच में है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडौनी ने की थी, ये भी आपको याद होगा, बहुत बार प्रश्न मैंने बताया हुआ है आपको। तो इंद्रमणि बडौनी ने इसकी खोज की थी, उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है खतलिंग ग्लेशियर की खोज का। अगला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है ये है आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है। गंगोत्री हिमनद जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और लगभग चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये लगभग 2.23% मीटर हमेशा पीछे खिसक रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है, ये बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। और ये गंगोत्री जो है, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्तराखंड का जो है वो है पिंडारी ग्लेशियर, जहां से पिंडर नदी निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर जो आपका 3 जिलों में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका थोड़ा सा बागेश्वर में पड़ता है, थोड़ा पिथौरागढ़ में पड़ता है, थोड़ा गढ़वाल के चमोली क्षेत्र में पड़ता है। ये भी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। ये राज्य का सबसे दूसरा बड़ा पिंडारी है। तीसरा जो सबसे हमारा जो कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध और कुमाऊं का एकमात्र जो सबसे बड़ा मिलम है, सबसे बड़ा मिलम है,
जो सबसे बड़ा कुमाऊं का है, ठीक है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है। तो मिलम ग्लेशियर जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा है, पिथौरागढ़ नगर में स्थित है यह, ठीक है। तो यहाँ पर भी 16 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई है, ठीक है। तो शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद हम कहेंगे मिलम ही है। गौरी गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो चलिए, तो ये वाली बात हो गई। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है और सुंदरढूंगा भी आपका बागेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। सुंदरढूंगा ग्लेशियर भी आपको बागेश्वर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला है हमारा यहाँ पर, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर जो गौना झील बनी थी वो लगभग कितने वर्षों तक रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गौना झील कई बार आता है, गौना झील पर समय समय पर बाढ़ आती रही यहाँ पर गौना झील में, ठीक है। तो जो गौना झील थी लगभग ये रही आपकी 84 साल तक रही गौना झील, यहाँ पर हम बात करें अगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो गौना झील जब टूटी थी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी अलकनंदा नदी पर, ठीक है। विरही ताल इसको बोलते हैं हम, विरही ताल का एक नाम है इसका। तो लगभग ये जो विरही ताल गौना झील थी ये 84 साल तक रही कम से कम, उसके बाद ये टूट गई थी, ठीक है। अगला है जाह्नवी नदी किसकी प्रमुख नदी है। जाह्नवी जो है वह भागीरथी की सहायक नदी है। जाह्नवी नदी जो है ये आपका मिलती है भागीरथी नदी पर, बिल्कुल, या जाड़ गंगा भी इसको कहते हैं हम। यहाँ पर गंगोत्री के एकदम पास पहले रुद्रगंगा इसमें मिलती है, उसके बाद जाह्नवी नदी ही इसमें मिलती है गोमुख के ही पास, इसको हम जाड़ गंगा भी कहते हैं। जाह्नवी का एक नाम जाड़ गंगा भी है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। कितने से घिरी है? 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है, ठीक है। हेमकुंड को हम लोकपाल भी बोलते हैं, एक नाम इसका लोकपाल है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर हेमकुंड में 10वें गुरु जो थे सिखों के, गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पर हेमकुंड साहिब इसको बनाया गया है। बहुत बड़ा तीर्थ है सिखों का। इसके अलावा हम यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, लक्ष्मण गंगा यहाँ से निकलती है। यहाँ पर एक ताल है बहुत बड़ा, हेमकुंड कुंड है, ऑलरेडी ताल है, लक्ष्मण वहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है, ठीक है, जो आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। अगला है, उत्तरकाशी जिले में स्थित किसका जल उबलता हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ताल है जिसका जल हमेशा उबलता रहता है, वह है फचकंडी बयां ताल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फचकंडी बयां ताल जो है इस झील का जल हमेशा उबलता रहता है। उत्तरकाशी जिले में यह ताल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भेंकताल भी जो है रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। इसका आकार अंडाकार है, ये बहुत पूछा जाता है भेंकताल, ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जाता है। खिड़ाताल उत्तरकाशी में है, खिड़ाताल भी आपका उत्तरकाशी में है यहाँ पर, ठीक है। इसका जल बहुत अत्यंत जो है ये माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे इन्होंने क्या है आपका उत्तरकाशी के ही ताल दे रखे हैं, ठीक है। तो एक ताल इसमें आपका भेंकताल आपका वहाँ हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है ये हमको देखना है। ताराकुंड दुधातोली में है, बिल्कुल सही है। पौड़ी में पड़ता है ताराकुंड। दिव्य सरोवर में बिल्व पर्वत पर पड़ता है, बिल्कुल सही है इसका भी। डोडी ताल जो है आपका, ये जो डोडी ताल है, ठीक है, तो ये उत्तरकाशी में पड़ता है, षटकोणीय आकार वाला है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया है। और रूपकुंड चमोली में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो डोडी ताल है, डोडी ताल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी में है, गंगोरी के निकट है ये, और इसका आकार है आपका षटकोण, यानी कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, कई बार पूछा जा चुका है। 6 कोनों वाला ताल जो है वो डोडी ताल ही है, ठीक है। अगला है आपका, नैनीताल की खोज पी बैरन ने कब की थी। तो 1841 में पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी, ठीक है, पीटर बैरन। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की नहर नहीं है। तो कौन सी उत्तराखंड की नहर नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सी उत्तराखंड की नहर नहीं यहाँ पर होगी, तो वो है आपकी नीलंजना है, ठीक है, शारदा है, रामगंगा है, और उसके बाद नानक सागर है। अगला है, उत्तराखंड की कोसी नदी, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो कोसी नदी है उसकी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो कोसी नदी है ये मैं आपको बताता हूँ। कोसी जो है आपका कौसानी से निकलती है, लगभग ये 168 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कोसी नदी जो है वो आपका 168 किलोमीटर चलने के बाद ये उधम सिंह नगर से सुल्तानपुर से राज्य से बाहर चली आती है। उसके बाद ये यूपी में जो है कोसी नदी, यूपी में, ठीक है। तो कोसी नदी जो है ये आपकी रामगंगा में मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है कोसी नदी ये आपकी कोसिला जिसको हम बोलते हैं, कौसानी से निकलती धार पानी धार से, और 168 किलोमीटर चलने के बाद सुल्तानपुर एक जगह है उधम सिंह नगर में, वहाँ से बाहर निकल जाती है, और उसके बाद फिर रामगंगा में यूपी में जाके मिल जाती है।
कुमाऊं में इसके घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो जो एक शालमली नदी है, सुयाल नदी आपने बहुत सुना होगा, जिसके किनारे लखुडियार है, ये सुयाल नदी जो है कोसी की ही सहायक नदी है, ठीक है, जो आपका नैनीताल में उससे मिल जाती है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो वो कोसी ही है। कोसी नदी जो है हिमनद से नहीं निकलती है, बल्कि ये धार से निकलती है। कौसानी में कोई भी हिमानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो ये एक नॉर्मल नदी है जो आपका ज़मीन से पानी से छीर से निकलती है, वहीं से बनती है। बड़े बड़े गधेरे इसमें मिल जाते हैं, नदियाँ मिल जाती है, फिर अपना रूप बड़ा कर लेती है, ठीक है। बाकी सारी नदियाँ आपको जहाँ पर ऑप्शन दिया है, यमुना बंदर पूंछ से निकलती है, मंदरांचल पर्वत से मंदाकिनी निकल जाती है, आपका जो आपका चौराबाड़ी झील है, ठीक है, मंदाकिनी नदी यहाँ से निकल जाती है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, अलकनंदा नदी जो है सतोपंथ जो है आपका ग्लेशियर है, झील है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो पीसीएस प्री 2007 में भी आया है। तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं जिसको हम बोलते हैं आर्टिजन वेल्स, ठीक है, आर्टिजन वेल्स बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा, आर्टिजन इनको कूप बोला जाता है। ये विश्व में सर्वाधिक आर्टिजन वेल्स का क्षेत्रफल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वर्ल्ड में। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, सर्वाधिक आर्टिजन वेल्स कहाँ पर खोदे गए हैं, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया में। तराई में इसको मिलने का कारण ये होता है क्योंकि तराई क्षेत्र जो होता है, तराई में क्या होता है कि पानी बहुत ऊपर होता है लेवल उसका। यहाँ पर क्या होता है कि ये मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि एक नीचे जो होता है, यहाँ पर होती है आपकी चट्टान, इसके नीचे आपको यहाँ पर वाटर लेवल मिलेगा। तो इस चट्टान को तोड़कर एक बार अगर आपने यहाँ पर चट्टान को तोड़ दिया और उसके बाद इसके साथ मिला दिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी हमेशा आता रहता है। तो आर्टिजन वेल्स जो होते हैं पाताल तोड़ कुएं, इसलिए इसको बुलाते हैं, तराई में ही खोदे जाते हैं और तराई में ही इनका मिलना आसान होता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका 6 कोनों वाला तथा मछलियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा ताल है। अब अभी मैंने बताया था आपको डोडी ताल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने इससे पहले भी डोडी ताल के बारे में आपको बताया था। जो डोडी ताल है वो 6 कोने वाला ताल है, ठीक है, उत्तरकाशी जिले में है, लगभग वहाँ पर पाया जाता है। षटकोणी है, सुंदर मछलियों जिसको हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, द्रावण के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर द्रावण यानी कि सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसके पास में एक और ताल पाया जाता है, ठीक है, तो उसकी हम बात करें तो अंधा ताल है, काणा ताल भी इसके पास पाया जाता है। अच्छा, डोडी ताल से जो एक नदी निकलती है, वो नदी निकलती है असो नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, असो नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों, असो नदी निकलती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलेगा बिल्कुल, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगला है हिमालय के हिमनदों से पिघलने की गति क्या है, तो सबसे अधिक है हिमालय के हिमनद जो है बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं। मैंने आपको बताया था गंगोत्री जो है प्रतिवर्ष 22.23 यानी कि 22.23 मीटर हमेशा वो पीछे को खिसक रही है, यानी कि जो ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाते थे अब वो ग्लेशियर खिसक रहे हैं ऊपर को, यानी कि यहाँ पर वो पाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगला है कौन सा ताल 2 कटोरों तालों से निर्मित है, जिसे भाई बहनों का ताल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत प्रश्न आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपका ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो है आपका कौन सा है, महासर ताल। महासर ताल टिहरी में स्थित है और महासर ताल जो है सहस्त्रताल झील से ही कुछ दूरी पर है, ठीक है। तो ये 2 कटोरे तालों से निर्मित है, ये दोनों ताल भाई बहनों का ताल कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से महासर ताल है। वासुकी ताल आपको देखने को मिलेगा यहीं पर ही आपका, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में लाल पानी वाला ताल है। वासुकी नाग से इसकी कहानी जुड़ी हुई है, नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है वासुकी ताल, ये आपको देखने को मिलेगा। मंसूर ताल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। मंसूर ताल, दूध गंगा निकलती है मंसूर ताल से, याद रखना, ठीक है। ठीक खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है यहाँ पर, और मंसूर ताल, ठीक है। इसके अलावा सहस्त्र ताल भी आपको टिहरी में मिलेगा। टिहरी की सबसे गहरा, सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है आपका सहस्त्र ताल टिहरी में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर तो महासर ताल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के राजा रानी और उसके सैनिकों के कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल कहा जाता है। तो कंकाली ताल कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। रूपकुंड, एक तो इसमें क्या है कि रूपकुंड जो है बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री लेक, कई बार पेपर में आपका रहस्य ताल नहीं आता है, वो हिंदी में ही लिख देता है मिस्ट्री लेक, ऐसा लिख देगा मिस्ट्री लेक किसे कहते हैं, तो ये रूपकुंड को ही कहते हैं। हुआ क्या था रूपकुंड में, अभी भी बहुत से, अब ये क्या है कि रूपकुंड में ऐसा मानता है कि कोई राजा यशधवल थे और उनकी रानी थी, उनके 600 साल पुराने राजा रानी थी यशधवल,
ठीक है, और उसकी रानी जो थी बिलबा या बलबा, उसके 600 साल पुराने कंकाल आज भी हमें मिलते हैं। ये आपके इसके आसपास कंकाल इसके अंदर भी डूबे हुए हैं और कंकाल आपको वहाँ पर बाहर से खोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, इसलिए इसको कंकाली ताल, रहस्य ताल या मिस्ट्री लेक भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये रूपकुंड जो है चमोली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते वक्त इसका निर्माण किया था, माँ पार्वती ने अपने उसको सौंदर्य का आधा भाग दे दिया था, इसलिए इसका नाम रूपकुंड है, ठीक है। अपना रूप उनको दे दिया था तो इसलिए रूपकुंड कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर रूपकुंड के बारे में, तो इसमें विश्व का सबसे ऊंचा जो हम सबसे ऊंचा अगर हम इसको बात करें ASI साइट, हम उसको आर्कियोलॉजिकल साइट अगर बात करें तो सबसे ऊपर रूपकुंड ही है, ठीक है। सबसे ऊंचा यहाँ पर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है सबसे ऊंची है, सबसे हाइट में अभी तक का, ठीक है। अगला है आपका ऋषिकेश में गंगा में दाईं ओर से कौन सी नदी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो ऋषिकेश में जो नदी मिलती है दाईं ओर से, तो यह है आपकी चंद्रभागा नदी, ठीक है। तो चंद्रभागा नदी जो है ये ऋषिकेश में मिल जाती है गंगा से, ठीक है ना। और यहाँ पर गंगा की जो और सहायक नदियाँ हैं इसके बारे में हमने उसमें बात करी थी आपसे, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है देवप्रयाग में, उसके बाद यह गंगा कहलाती है। तो गंगा उपतंत्र है, उसी में गंगा में ही आपकी क्या मिल जाती है ये गंगा उपतंत्र में। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सौंग, सुसवा है, इसके अलावा आपका चंद्रभागा है, ये सब आपकी क्या है गंगा उपतंत्र है। तो ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिल जाती है और उसी के पास पे आगे सौंग नदी मिल जाती है, नाद गंगा नयार नदी भी इसमें मिलती है। तो सब ये आपकी गंगा की सहायक नदियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय में जल किस रूप में भंडारित है। तो हिमालय में जो जल भंडारित है, हमारे उत्तराखंड में जो अधिकांश नदियाँ हैं वो क्या है, हिमानीकृत है। क्या है, हिमानीकृत, यानी कि अधिकांश नदियां जो हमारे उत्तराखंड में बहती हैं उनका स्रोत हिमानियाँ ही हैं, अधिकांश, ठीक है। कुछ ही ऐसी नदियां हैं जो नॉर्मल हमारे चट्टानों से निकलती है, बहती है, जैसे कोसी उसमें से एक है। तो हिमालय में जल जो है अधिकांश रूप से आपका हिमानी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में संरक्षित है, भंडारित है। और पीने वाला जो पानी है शुद्ध रूप से 2% वो आपका हिमानियों में ही है। मैक्सिमम पानी शुद्ध रूप से पीने लायक यही है, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पर हिमानियाँ स्थित है। तो हिमानियाँ जो स्थित होती हैं वो होती है हिम रेखा से ऊपर। क्या होती है, हिम रेखा से ऊपर। हिमानियाँ क्या होती है, देखो यहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ एक प्रोटोटाइप, यहाँ पर देखो। अब इसमें क्या होता है कि हिमानियाँ क्या होती हैं, एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं स्नो लाइन। क्या बोलते हैं हम उसको, स्नो लाइन बोलते हैं। यानी कि इससे नीचे को आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। जब बहुत ठंडा होगा या ज़्यादा जाड़ों के दिनों में बर्फ़ पड़ेगी तभी देखने को मिलेगी। नॉर्मल आपको 12 महीने जो हिमानियाँ दिखेंगी वो इस स्नो लाइन से ऊपर दिखेंगी। इसी को बोलते हैं हिमरेखा। हिमरेखा जो है हमेशा जो है खिसक रही ऊपर को, जिसको मैंने बोला ना कि गंगोत्री खिसक रही है, तो यही है कि वो गंगोत्री क्या है, वो हिमरेखा ऊपर को हमारी खिसकती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत अगर बढ़ गई तो हमारी जो हिम है वो सिर्फ इन चोटियों में देखने को मिलेगा ऊपर, और उसके बाद हमारी हिमरेखा यहाँ पहुँच जाएगी। अगर ऐसा जिस दिन हो गया नदियाँ सूख जाएंगी और अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यही ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड है कि बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो यही आपका ग्लोबल वार्मिंग है। तो हिम रेखा से ऊपर पाई जाती है हमेशा ग्लेशियर, ध्यान रखना। हिमालय में हिमरेखा कितने मीटर से शुरू होती है, लगभग 4000 मीटर से हिमरेखा हमारी शुरू हो जाती है। ऐसे 4000 मीटर जो हम चलेंगे अगर हाइट में, तो इसके बाद ऊपर को हिमानियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको कोई भी यहाँ पर पेड़ पौधे लाइकेन वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, सारे के सारे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चीज़ें आपको हिमरेखा आते हैं, औसतन होती है। ऐसी ट्री लाइन भी होती है जहाँ से आपको ट्री खत्म हो जाता है, फिर जहाँ से झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ऐसी हिमरेखा भी होती है। अगला हमारा जो है, हिमालय में लगभग कितनी हिमानियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय में लगभग हिमानियाँ हैं 15,000 के आसपास है, लगभग हैं, मतलब कोई ऐसी गिनती नहीं है। हिमानियाँ क्या होती है कि अब जो है धीरे, अब तो बढ़ तो रही है हिमानियाँ, सिकुड़ जरूर रही हैं। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि हिमालय जब सिकुड़ रही हैं तो तेज़ी से हिमानियाँ सिकुड़ेंगी, तो ये 15,000 क्या 10,000 या उससे भी छोटी कम हो चुकी होंगी। अभी तक तो कितनी सिकुड़ चुकी होंगी, ठीक है। चलिए आगे है आपका, हिमालयी ग्लेशियर में लगभग कितना पानी संचित है, ठीक है। तो हिमालयी ग्लेशियर में कितना पानी संचित है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो अब इसमें जो है 1/10% भाग ही बचा है हिमानी ग्लेशियर में। जो पीने योग्य पानी है वो आपका 110% ही, मतलब 1/10 ही यहाँ पर भाग जो है टोटल पानी का वो बचा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड की नहीं है। तो कौन सी नदी उत्तराखंड की नहीं है भैया, आपको तो आराम से बता दोगे इसको। कृष्णा, गोदावरी सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं।
ये आपकी आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। ये आपकी कृष्णा नदी क्या है, दक्षिण भारत की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य की मौसमी नदी नहीं है, यानी कौन सी मौसमी नदी नहीं है राज्य की, ठीक है। तो जिसमें मौसमी नदी हम सब कह सकते हैं जो हमेशा यहाँ पर पानी देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये जो प्रश्न है आप देखो, लूनी नदी जो है वो आपका यहाँ बहती नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। कौन सी नदी राज्य की मौसमी नदी नहीं है, तो लूनी नदी तो ऑलरेडी जो है वो आपका राजस्थान में बहती है, लूनी नदी, ठीक है। तो ये तो वैसे भी उत्तराखंड की नहीं है। तो गोला नदी तो है ही आपकी, खो नदी है और सौंग नदी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम दूधातोली की पहाड़ियाँ हैं। तो देखो आरा नदी, गाड़ जो है, अटागाड़ जिसको बोलते हैं, बीनो जो है, ये सभी आपका जो है छोटी मोटी नदियाँ हैं, ये सब आपका यहीं से निकलती हैं, ठीक है। अगला है, राज्य की नदियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो राज्य की नदियों को गाड़ से पुकारते हैं हम, गाड़ बोलते हैं इसको, ठीक है हम। अब यहाँ पर मधेरे दे दिया इसने, मधेरे कोई वर्ड होता ही नहीं है। हाँ, गधेरे अगर होता तो मैं इसको मान लेता इसका आंसर। अगर ये गधेरे है तो फिर ए और बी दोनों सही हैं, अदरवाइज क्या है कि इसका एक ही आंसर सही मानूंगा मैं, वो है गाड़। तो गाड़ जो हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में नदियों को बोलते हैं, गधेरे जो होते हैं वो गाड़ से छोटे छोटे होते हैं लेकिन होते नदियों के ही रूप हैं। तो गाड़ गधेरे दोनों को हम एक साथ प्रयोग में लाते हैं, तो गाड़ गधेरे हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें मधेरे दे है। तो हालांकि इसका आंसर सी होना चाहिए, बट यहाँ पर गधेरे अगर होगा तभी इसका आंसर सी होगा। अभी मधेरे हो सकता है किसी भाषा में बोलते होंगे, बट कुमाऊनी में इसको गधेरे बोलते हैं। अगला है, वसुंधरा झरना किस नदी पर बना है। तो वसुंधरा प्रपात अलकनंदा नदी पर बना हुआ है और यह चमोली में स्थित है वसुंधरा प्रपात, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी को तमसा नदी के नाम से पुकारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तमसा नदी जो है ये आपकी टॉन्स नदी है। टॉन्स नदी को तमसा कहा जाता है जब ये रुपिन और सुपिन जब आपस में इसमें मिल जाती हैं, तो रुपिन और सुपिन के बाद ये कहलाती है टॉन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था टॉन्स नदी जो है, यह नदी निकलती है आपकी, दो जो नदियां हैं उनकी वजह से ये बनती है टॉन्स नदी। सर्वाधिक पानी टॉन्स नदी में है, ये यमुना से भी अधिक पानी लेके चलती है टॉन्स नदी, ठीक है। सबसे प्रमुख सहायक नदी टॉन्स ही है, ठीक है। जैसे कि इचारी बांध है, छिबरो परियोजना है, ये सब टॉन्स पे बने हुए हैं। तो 2.5 गुना जल लगभग यमुना से लेके आती है। तो बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है सुपिन नदी, और मैंने इससे पहले बताया था हिमाचल प्रदेश के डोडरा-क्वारा क्षेत्र से आने वाली है रुपिन नदी। इन दोनों के मिलन से बनती है टॉन्स नदी, जो कहलाती है थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ये चल के आगे तमसा कहलाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, इस तमसा नदी के किनारे है टपकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें टॉन्स ऑप्शन में नहीं था, तो तमसा को ही टॉन्स कहते हैं, याद रखना। और टपकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो टॉन्स के किनारे स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो बंदरपूंछ के उत्तरी भाग से जन्म लेती है तथा कालसीमा आकर यमुना से मिल जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तरी यमुना से मिल रही है, याद रखना, तो ये टॉन्स ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया टॉन्स की एक शाखा जो है वो है आपकी सुपिन नदी, और वो सुपिन जो है वो बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, तो हम उसको टॉन्स ही सही मानेंगे, ठीक है। यमुना भी बंदरपूंछ से ही निकलती है, बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां काली नदी में मिलती है। तो इसमें से कौन सी नदियां मिलती है, देखो सबसे पहले कुठियांगटी मिलती है, कल्याणी मिलती है, गौरी गंगा तो मिलती है, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कल्याणी नदी जो है ये आपका नेपाल से आती है, कुठियांगटी जो है यहीं से बनती है, सबसे पहले नदी काली में मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुठियांगटी है, ये संगचुमना मतलब जैक्सर श्रेणी जो है आपका उसके पश्चिमी ढाल से निकलती है। संगचुंगना, निरकुट और थुमका कुठियांगटी सहायक नदी है, ठीक है। गौरी गंगा जो है आपको पता है पूर्वी धौली गंगा के जो गौरी गंगा उपतंत्र है ये आपका मिलम से निकलती है, मल्ला जोहार क्षेत्र में मिलम हिमनद से गौरी गंगा निकलती है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये गौरी गंगा जो है मिलम से निकलती है, ये बताया था। कल्याणी जो है ये यहाँ की नहीं है ये आपके नेपाल की, लेकिन मिलती है आपका कल्याणी नदी जो है जहाँ पर हमारा इसमें काली नदी बांध बन रहा है उसी के पास कल्याणी नदी यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगला है, सरयू नदी किस स्थान से बहकर काली नदी में विलीन होती है। काली नदी में विलीन होती है सरयू, कहाँ पर मिलती है सरयू काली नदी पर, ठीक है। तो सरयू मिलती है आपका जो काली नदी है। तो दोस्तों देखो अब ये जो नदी है ये मिलती है आपकी पंचेश्वर के पास, ठीक है। सरयू उपतंत्र की हम बात करें, सरयू नदी की सरमूल से निकलती है,
झुंडीधार नामक पहाड़ी से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। बैजनाथ तीर्थ जो है बागेश्वर नगर जो है इसके तट पर है, ठीक है, ये पता ही है। पिथौरागढ़ जो है आपका जो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा है और जो पिथौरागढ़ चंपावत है, सबका बॉर्डर बनाते हुए चलती है और इसके बाद ये पंचेश्वर में मिल जाती है। 146 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है वो पार करती है, ठीक है। इसके बाद ये सरयू नदी में और कौन सी सहायक नदी है मैं बता दूँ, बागेश्वर में यहाँ पर सरयू नदी में आपका जो है, बागेश्वर में सरयू नदी में आपका जो है गोमती नदी मिलती है। इसके अलावा काकड़ी घाट में सरयू में पनार नदी मिलती है। तो इस प्रकार से रामेश्वर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रामेश्वर तीर्थ, ये रामेश्वर तीर्थ में मिलती है आपकी जो रामेश्वर तीर्थ है। यहाँ पर जो पश्चिमी रामगंगा नदी है, पूर्वी रामगंगा नदी है, वो सरयू पर मिल जाती है रामेश्वर तीर्थ के यहाँ पर। और जो बागेश्वर लिखा है यहाँ पर गोमती और सरयू का मिलन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बात करें सरयू नदी तंत्र के बारे में, तो पंचेश्वर में यह काली नदी में विलीन हो जाती है और लगभग 146 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक श्रेणी की छोटी नदियां हैं। शिवालिक श्रेणी की छोटी नदियां हैं तो ये सभी हैं, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी से निकलती निहाल, दाबका, नंदौरी सब शिवालिक से ही निकलती हैं। अगला है उत्तराखंड का प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ जो है वो निम्न से किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ जो है इसी के किनारे बसा हुआ है, अलकनंदा नदी के किनारे, जो सतोपंथ से निकलती है, देवप्रयाग तक चलती है, 195 किलोमीटर तक इसका चलना है। उसके बाद ये देवप्रयाग में भागीरथी में विलीन हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे है, काली नदी का उद्गम बिंदु कालापानी के क्षेत्र में स्थित है, तो ये स्थित है आपका, अब यहाँ पर जो है इन सबसे बड़ा तो इन्होंने ही कर रखा है किताब वालों ने कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इन्होंने ही कर रखी है। इन्होंने खुद ही नेपाल ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर काला पानी, जबकि काला पानी जो है वो उस पर बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। वो हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है, पिथौरागढ़ में आता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने गलत ऑप्शन दे दिया है कि नेपाल, ठीक है। तो ये बुक वाले ने ही आपका नेपाल में डाल दिया इसको पहले ही, ठीक है। जबकि ये इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, भारत नेपाल के बीच में बहुत बहस हो चुकी है, काला पानी विवाद बहुत बड़ा है। ये काला पानी जो है हमारे क्षेत्र में ही पड़ता है, क्योंकि जब सन 1815 में जो अंग्रेज़ों के साथ हमारी संधि हुई थी, संगोली की संधि, उसमें काला पानी को अंग्रेज़ों के नक्शे पर दिखाया गया था, जो उस समय ब्रिटिश कुमाऊं हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो ये हम इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, क्योंकि काला पानी जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, तेज गति से होने के कारण किस नदी के तटों पर कटाव नहीं होता है। तेज गति होने के कारण किस नदी के तटों पर कटाव नहीं होता है, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें कटाव बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये है आपका पिंडर नदी। देखो पिंडर नदी जो है ये कर्णप्रयाग में, चमोली में अलकनंदा से मिल जाती है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, इसलिए उसको प्रयाग को कर्णप्रयाग कहा जाता है। पिंडर पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, बागेश्वर में जो स्थित है, लेकिन ये बागेश्वर में होने की वजह से, यहाँ बॉर्डर में होने की वजह से पश्चिम को इसका प्रवाह है और ये पश्चिम में प्रवाह करने के बाद कर्णप्रयाग में, चमोली में अलकनंदा से मिल जाती है। अटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी गति इतनी तेज है, बहुत तेज है इसकी गति, लेकिन इसका कटान नहीं होता है। इसका तट जो है इसके बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, कटान बहुत कम करती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसमें गति बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये आपका अलकनंदा मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यमुना तंत्र के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टॉन्स तो है ही सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि टॉन्स जो है यमुना की सहायक नदी है। गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा आसन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब बात करते हैं बालखिला की, ठीक है। तो बालखिला जो है, बालखिली नदी या बालखिला नदी जो है, ये नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ये भागीरथी और भिलंगना की सहायक नदी में आता है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि बालखिला है, बालखिली और बालखिला दो हैं। तो बालखिला जो आती है आपकी, ये आती है भिलंगना नदी में मिलती है, ठीक है, और भिलंगना नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन के तीन जो हैं वो आपके सहायक नदी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बालखिला, जो किसकी है, भिलंगना की सहायक नदी है, जिसको हम बाल गंगा के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, पर्वतीय भाग में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पर्वतीय भाग में जो घाघरा नदी है उसको हम किस नाम से जानते हैं।
इसका सही उत्तर जो है वो है तकलाकोट, ठीक है, तकलाकोट के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से ये जो नदी है ये एक्चुअल में यहाँ पर काली के आसपास की सहायक नदी हैं, उनकी कोई सहायक नदी रही होगी, लेकिन ये नेपाल से आती है घाघरा नदी, वैसे नेपाल भी इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र में घाघरा में मिलती हैं? तो घाघरा में मिलते हैं टीला, सेती, बेरी और ये सभी। अगला है उत्तराखंड में झीलों का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड में जो झीलों का निर्माण हुआ है, ये जो झीलों का निर्माण यहाँ पर हुआ है ये हुआ है आपका ग्लेशियरों से भी हुआ है, भूस्खलन से भी हुआ है, हिमनदों से भी हुआ है, ठीक है। हिमनद और ग्लेशियर तो एक ही हो गए। पहले तो यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं आपको, हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, हिमानी होती है, एक ही टाइप के हो गए। तो इसमें ये सभी आंसर देगा ये, क्योंकि मुझे पता है कि भूस्खलन जो ऐसा होता है कि भूस्खलन से कई बार क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाते हैं नदियाँ, ठीक है। जैसे नदियाँ अब जैसे कि झील बनती है ना, गोना झील बनी, जैसे आप देखो अभी ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी, है ना, ग्लेशियर तो वहाँ पर झील बनती। तो कई बार क्या होता है कि पहाड़ से जो होता है तो अवरुद्ध हो जाता है। तो ये क्या कर देते हैं कि ये वाला जो पानी है, तो ये वाला पानी है, इधर का पानी जो रुक जाता है तो झील बन जाता है। तो भूस्खलन से तो झील बनती हैं, ग्लेशियर से तो बनेंगी क्योंकि ग्लेशियर से तो पानी मिल रहा है उनको, हिमनदों से भी पानी मिल रहा है। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सी झील इसमें उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये जयसमंद राजस्थान में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जयसमंद जो है वो राजस्थान की झील है, और भीमताल, गौरीकुंड और नंदाकुंड तो सब आपके उत्तराखंड की झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी झील नहीं हुई? श्यामला ताल, अभी बताया था इससे पहले। श्यामा ताल या श्याम ताल जो है आपका चंपावत में है। महासर ताल भी आपका महासर ताल जो है ये भी उत्तराखंड के कहाँ पर है? उत्तराखंड के जो है महासर ताल, मंसूर ताल हो गया, महासर ताल हो गया, सहस्त्र ताल हो गया, ये सारे के सारे मैंने आपको बताया था टिहरी में है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। सहस्त्र ताल आपको पता ही है, ये टिहरी गढ़वाल में है। नंदीकुंड, नंदाकुंड ये भी आपका जो है आपका चमोली में स्थित है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो श्यामा ताल जो है, श्याम ताल जो मैंने आपको बताया था, जिसके किनारे क्या है, श्यामा ताल के किनारे जो स्थित है वह है आपका विवेकानंद का आश्रम स्थित है, लाल काले पानी के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने अब इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील कुमाऊं क्षेत्र की नहीं है? कुमाऊं क्षेत्र की झील जो नहीं है वो है जराल ताल। जराल ताल मैं आपको बता देता हूँ, जराल ताल रुद्रप्रयाग में है। अभी इसके बारे में एक पेपर में मैंने पढ़ा था, ठीक है। वहाँ के स्थानीय लोग इसको बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए बनाने के लिए बोल रहे थे। जराल ताल जो है ये आपने सुना बहुत कम होगा जराल ताल के बारे में। तो जराल ताल जो है ये आपका रुद्रप्रयाग में आपका भिलंगना घाटी के आसपास का क्षेत्र में आता है, भिलंगना क्षेत्र में आता है, ठीक है। बाकी जो है कुमाऊं में है, लोखाम ताल जो है ये नैनीताल है, ये हरिशताल नैनीताल है। नौकुचिया ताल आपको बता दिया मैंने, सबसे गहरी झील है उत्तराखंड की में जो कुमाऊं है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है ये, ठीक है। तो नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली है। तो जराल ताल जो है ये आपको मिल जाएगा, जो रुद्रप्रयाग में रहते हैं उनको पता होगा। तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, जराल ताल। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस ताल में ट्राउट मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 7 ताल। देखो 7 ताल जो है ये नैनीताल में स्थित है, भीमताल से 4 किलोमीटर दूरी पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कुमाऊं की सबसे रमणीय झील मानी जाती है। यहाँ पर 7 झीलें हुआ करती थी, इसलिए इसको 7 झील कहते हैं। जैसे नल दमयंती ताल इसी में से एक है, गरुड़ ताल है, यहाँ पर पूर्ण ताल है, लक्ष्मण है, राम है, सीता ताल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन तालों में जो जल मिलता है वो वालियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जो जल है लगभग वो आपको गोला में चले जाता है। तो इसकी जो आकृति है वो अश्व खुर के समान है, याद रखना, अश्व खुर के समान जो आकृति है वो 7 ताल की है। गहराई 19 मीटर है इसकी गहराई। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्राउट मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। हालांकि यहाँ पर जो चलती हैं धारणाएं चलती हैं कि यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती क्योंकि गहराई की वजह से गहरी में चले जाते हैं। ट्राउट मछलियाँ बहुत आयत में आपको यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। षटकोणी ताल है, बहुत बार बता चुका हूँ, इतनी बात तो आपको याद होना चाहिए और इसी का मेरा मकसद है कि आपको जैसे से ज़्यादा रिपीट हो। तो डोडी ताल ये है आपका। बासुकी ताल आपको पता है गढ़वाल में है, बासुकी नाग से संबंधित ये मैंने आपको बताया था। अप्सरा ताल जो है बूढ़ा केदार में है, टिहरी के पास है। यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी, इसलिए उसको अछरी ताल भी कहते हैं, अप्सरा ताल को, ठीक है, ये याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस ताल में नील कमल पाए जाते हैं? नीले कमल के लिए प्रसिद्ध जो है वो आपका कौन सा ताल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका बासुकी ताल। देखो बासुकी ताल के बारे में फिर यहाँ पर बताने का टाइम आ गया है कि ये आपका कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, लाल पानी वाला है, अनूठा ताल स्थित है। और यहाँ पर हम बात करें नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, नीले कमल के लिए बहुत प्रसिद्ध है कौन सा? बासुकी ताल। खुरपा ताल आपको पता है, ये आपका क्या है कि गाय के खुर, जानवर के खुर के समान है, ये आपके नैनीताल में है।
अप्सरा ताल, फिर वही बूढ़ा केदार टिहरी।